आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण का महत्व, जो कि पिछले वीडियो में जो भी पढ़ाया गया था उसका नेक्स्ट टॉपिक है। आज हम लोग देखेंगे कि इसमें रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है। जो भी आपके रासायनिक समीकरण के बारे में बताया गया है उससे रिलेटेड हम जानते हैं कि आखिर रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, क्या क्या उसका महत्व होता है, ये सब हम देखेंगे। तो जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण से हमें निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें आपका सबसे पहला नंबर हम देखेंगे कि कोई भी रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद के संदर्भ में हमें क्या मिलती है, संदर्भ में हमें जानकारी देती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम ये देखते हैं कि कोई भी रासायनिक समीकरण बनता है तो रासायनिक जो समीकरण होता है रासायनिक अभिक्रिया पर आधारित होता है। अब उस रासायनिक समीकरण से हमें क्या मिलता है, अभिकारक और अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद होता है उन दोनों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जिसमें हम फिर अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इससे अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं में परमाणुओं के संगठन की व्यवस्था का पता चलता है। यानी कोई भी यदि अभिकारक है या उत्पाद है, ठीक है, यानी कि कोई भी अभिकारक है या फिर क्या उत्पाद है, उसमें अणुओं का जो संगठन होता है, संगठन यानी जो उसकी बनावटी संरचना होती है, उस परमाणुओं की जो व्यवस्था होती है, व्यवस्था यानी ये कह सकते हैं कि किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी पता चलती है। फिर हम ये देखेंगे कि तीसरा नंबर पे क्या है कि इससे अणुओं की संख्याओं एवं द्रव्यमानों के अपेक्षिक अनुपात का भी ज्ञान होता है। यानी इनमें जो अणुओं के द्रव्यमान होते हैं और उनकी संख्याओं के जो अपेक्षिक अनुपात होते हैं, यानी इन दोनों में अनुपात के बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। फिर हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की प्रकृति का पता चलता है। जो रासायनिक समीकरण होता है उससे हमें ये भी पता चलता है कि अभिक्रिया की प्रकृति क्या चीज़ है, यानी कि उसकी प्रकृति कैसी है, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिर हम पांचवा नंबर ये देखते हैं कि रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त या निर्मित, यानी उसमें जो भी उपयोग किया जा रहा है या जो निर्माण किया जा रहा है उसमें गैसीय पदार्थों के आयतन ज्ञात हो जाते हैं। यानी वो जो भी उसमें गैसीय पदार्थ होते हैं उनका आयतन हमें क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। ये सब हम उसमें ध्यान देते हैं। उसके बाद लास्ट में एक नोट आपको बताया जा रहा है कि नोट में क्या है, एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। इसमें हम ये देखते हैं कि एनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एनटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एनटीपी, इसमें होता है एन से नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी एनटीपी का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये सब हम देखेंगे कि जब भी आपसे ये बताया जाए कि उसके बाद हम नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, रासायनिक समीकरण की सीमाएं। आखिर में अब हम देखेंगे कि उसका लिमिटेशन क्या है, यानी लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसका हर एक चीज़ का कोई ना कहीं लिमिट होता है। तो यहाँ रासायनिक समीकरण का भी क्या होता है, लिमिट होता है। इसमें हम क्या देखते हैं कि यद्यपि रासायनिक समीकरण से बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। हम ये देखे हैं कि रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, परंतु यह निम्नलिखित को स्पष्ट करने में असमर्थ रही है। यानी कि कुछ ऐसे मतलब पॉइंट होते हैं या टर्म होते हैं या पद होते हैं जिनको स्पष्ट करने में क्या होती है, असमर्थ होती है, यानी कि स्पष्ट नहीं कर पाती है। जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इससे अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था के संबंध में कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है। यानी कि हम इसमें जानते हैं कि यानी कि कोई भी रासायनिक समीकरण हो रहा है तो उसका जो भौतिक स्वरूप होगा या उसकी व्यवस्था होगी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। उसके बाद हम सेकेंड नंबर पे हम क्या है यहाँ, इसमें
सेकेंड नंबर पे है कि इससे अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए प्रयुक्त ताप एवं दाब एवं उत्प्रेरक आदि की जानकारी नहीं मिलती है। यानी जो इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें संपन्न होने के लिए कितने ताप की आवश्यकता होगी, कितने दाब की आवश्यकता होगी और उत्प्रेरक, इन सब की जानकारी हमें नहीं मिलती है। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि इसमें जो ताप होगा, दाब होगा और उत्प्रेरक क्या होता है कि जो पिछले में आपको बताया गया था कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर यानी उसकी जो गति होती है उसकी गति तेज कर देती है, लेकिन उसमें वो क्या करती है, भाग नहीं लेती है। बस वो एक यानी उसकी गति को तेज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, इससे अभिक्रिया के वेग एवं अभिकारकों को यानी इससे अभिक्रिया के वेग एवं अभिकारकों उत्पादों के सांद्रता का ज्ञान नहीं होता है। यानी कि अभिक्रिया कितनी तेजी से हो रही है इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। समीकरण समय ये सब नहीं पता चलता है कि अभिक्रिया की कितनी वेग है, अभिकारक एवं उत्पादों का सांद्रता का ज्ञान भी हमें नहीं प्राप्त हो पाता है। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उससे हमें ये नहीं पता चल पाता है कि अभिकारक और उत्पादों के सांद्रता का कितना है और उसमें उसका कितना गति है यानी कितना वेग है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है। उसके बाद हम 4 नंबर हम देखते हैं कि इससे अभिक्रिया में प्रयुक्त माध्यमिक पदों की जानकारी नहीं मिलती। यानी कि इसमें जो माध्यमिक पद होते हैं उनके बारे में हमें भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। 5 नंबर, इससे अभिक्रिया में प्रयुक्त मुक्त या प्रयुक्त होने वाली ऊर्जाओं यानी कि जो भी अभिक्रिया होती है इसमें मुक्त या फिर अभिक्रिया में मुक्त या प्रयुक्त होने वाली ऊर्जाओं जैसे कि प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, इन सब के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती है। यानी हमें इन सब के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। जैसे कि जो भी समीकरण होता है उसमें जो भी युग मतलब मुक्त हो रहा है या प्रयुक्त हो रहा है जैसे कि प्रकाश, ध्वनि, उसका ऊष्मा, इन सब में क्या होता है हमें इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती है। फिर हम ये देखते हैं कि इससे अभिक्रिया के पूर्ण होने के समय में संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती। यानी कि कोई भी अभिक्रिया कितने समय में संपन्न हो जाएगी, इन सब के बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। उसका फिर हम देख रहे हैं कि 7वां नंबर क्या है कि इससे यह भी ज्ञात नहीं होता है कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। यानी समीकरण से आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि कोई भी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है कि नहीं। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि अग्र या पश्च दोनों दिशा में होती है। यानी कि वो कोई भी अभिकारक है, अभिकारक से उत्पाद बना सकते हैं, फिर उत्पाद से हम अभिकारक भी बना सकते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय कहते हैं। या अनुत्क्रमणीय, या हमें ये भी नहीं जानकारी मिलती है कि अनुक्रमणीय होती है कि नहीं, अर्थात केवल अग्र दिशा में यानी केवल अभिकारक से उत्पाद बनाया जा सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय। तो इस प्रकार हम ये सब देख सकते हैं कि कोई भी हमारा क्या है, यानी कि इसमें कितनी सीमाएं हैं और इसका क्या महत्व है, इन सब के बारे में हम जानकारी लिख सकते हैं। यानी कि आप वीडियो पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।